अपन ने फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी विद न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट कर लिया। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी अपन ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो वो क्या था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आपकी बुक का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। कौन सा, सॉलिड स्टेट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके राजस्थान बोर्ड में ये कितने नंबर का चैप्टर है, आपको 3 नंबर का चैप्टर है। 3 मार्क्स का क्या है, चैप्टर है। एग्जाम में इसके अंदर से कितने आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या पढ़ना है, अपन को प्रारंभ में ठोसों के बारे में पढ़ना है, ठोसों के गुणधर्म, ठोसों के टाइप, कितने टाइप के पढ़ना है। फिर अपन को पढ़ना है ठोस में आगे किस तरह से घनत्व निकालते हैं, उसके यूनिट सेल्स क्या होते हैं, उनकी क्रिस्टल संरचना क्या होती है, किस तरह से इनके अवयवीकरण व्यवस्थित होते हैं, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। उसके बाद में ठोसों में अपूर्णताएं, भाई ठोसों में कमियां क्या होती है, ये पढ़ना है। फिर आपके इसमें कुछ चालक अर्धचालक के बारे में भी दिया हुआ है, ये सब चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में। देखो सिंपली बात करें, पदार्थ, कोई पदार्थ होता है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, अभी आपको समझना है, नोट नहीं करना, मैं लिखवा दूंगा बाद में। देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वैसे तो 4 होती है। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है, एक तो ठोस होता है, एक होता है द्रव और एक होता है आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक फोर्थ अवस्था और होती है भाई प्लाज्मा। प्लाज्मा उसका अध्ययन अपन यहाँ पे नहीं करते। तो मैंने अपन देखो तीनों के बारे में आपने 11th क्लास में द्रव और गैस के बारे में पढ़ा, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। अब 12th में आपको क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था। तो देखो मैं तीनों की थोड़ी तीनों के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। देखो ठोस क्या होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कणों की क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है तथा अवयवी कण एक दूसरे के क्या होते हैं, पास स्थित होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं भाई, ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास स्थित होते हैं और इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों का मान क्या होता है, अधिक होता है। इस तरह से ठोस क्या होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, पास स्थित होते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं भाई, बिल्कुल पास होते हैं, इनके मध्य कोई खाली स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता और इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों का मान क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अपन द्रव की बात करें तो इनमें अवयवी कणों के बीच में क्या होता है, कुछ स्थान होता है जिसके कारण ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हलचल इनके बीच में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है और इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से द्रव के अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, जबकि गैस के अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इनके मध्य आकर्षण की बजाय पट्टिकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है और ये फ्रीली स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ये क्या होती है, प्लाज्मा होती है। तो ये अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये मैं भी आपके बीएससी में आता है। तो आपको 11th में क्या पढ़ा आपने, द्रव और गैस। ये किसने दी थी भाई, बोइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने अपनी एक अवयवी कणों की क्या बताई थी, अवस्था बताई थी। तो इससे कोई अपने को यहाँ पे वो नहीं है। तो ठोस, द्रव और गैस, द्रव और गैस आपने 11th क्लास में पढ़े। आपकी इस चैप्टर में 12th में आपको पढ़ना होगा ठोस अवस्था के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण 2 प्रकार के क्या करते हैं, बल करते हैं। 2 प्रकार के बल करते हैं। तो पहला तो कौन सा होता है भाई, पदार्थ की अवस्था के निर्धारण में अंतराण्विक बल। कौन से बल काम करते हैं, अंतराण्विक बल। और दूसरा होता है आपका उष्मीय, दूसरा फैक्टर कौन सा होता है आपका, उष्मीय ऊर्जा। दो फैक्टर कार्य करते हैं किसी पदार्थ की अवस्था के निर्धारण में। बात करते हैं अपन अंतराण्विक बल।
अंतराण्विक बल मतलब अवयवी कणों को पास पास लेके आएगा, पास पास लेके आएगा तो अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात जब अंतराण्विक बल अधिक होते हैं तो अवयवी कण क्या आते हैं, पास पास। अंतराण्विक बल का मतलब है भाई आपका आकर्षण बल, और ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या है आपका प्रतिकर्षण बल। क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण बल। तो जब अवयवी कणों के मध्य आकर्षण होगा तो अवयवी कण क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो किस अवस्था का निर्माण होगा, ठोस अवस्था का। अर्थात जब अंतराण्विक बल का मान ऊष्मीय ऊर्जा से ज्यादा होता है तो पदार्थ की किस अवस्था का निर्माण होता है, ठोस अवस्था का। तो ठोस अवस्था में तो ये ज्यादा हो गया। दूसरी बात करें, अब धीरे धीरे क्या होता है, द्रव अवस्था का निर्माण कैसे होता है, धीरे धीरे जैसे आप ताप का मान बढ़ाते हो तो अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, 3/2 kT। तो जैसे तापमान बढ़ाओगे तो आप उसमें ऊर्जा का मान बढ़ेगा, अर्थात अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अभिकारक अणु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने उसमें ऊर्जा का मान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तो प्रतिकर्षण बल क्या हो गए, आकर्षण बलों से ज्यादा हो गए। और प्रतिकर्षण बल जब आकर्षण बलों से ज्यादा हो गए तो क्या होगा, अवयवी कण क्या जाएंगे, थोड़े थोड़े क्या जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और ठोस से किसका निर्माण हो जाएगा, आपका द्रव का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपने तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तापमान क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो तापमान जब आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान अंतराण्विक आकर्षण बलों से बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है भाई, अवयवी कण क्या जाएंगे, फ्रीली स्वतंत्र रूप से दूर दूर गति करेंगे। तो किस अवस्था का निर्माण हो जाएगा, आपका गैस अवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो दो फैक्टर निर्धारित करते हैं, अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। अंतराण्विक बल का मतलब आकर्षण बल, और ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब प्रतिकर्षण बल। जब आकर्षण बलों का मान अधिक होता है प्रतिकर्षण बलों से तो ठोस अवस्था का निर्माण होता है, और जब प्रतिकर्षण बलों का मान क्या होता है, आकर्षण बलों से ज्यादा होता है, तो आप किस अवस्था का निर्माण करते हो, द्रव या गैस अवस्था का, किसी भी अवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये क्या थी आपकी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था कैसे निर्मित होती है, अभी इसको नोट करते हैं, अभी लिखवाते हैं। तो ये अभी आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया था किस तरह से ठोस द्रव अवस्था। अब इसको लिखना कैसे है वो लिखते हैं। क्या लिखोगे, पदार्थ की अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं अपन पदार्थ की अवस्था के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, मुख्यतः 3 होती है। पदार्थ की मुख्यतया 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी होती है, पहली आपकी ठोस, सेकंड कौन सी होती है, द्रव, या आप कह सकते हो सॉलिड, ये कौन सी होगी, लिक्विड, और तीसरी आपकी होती है कौन सी, गैस। अब अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था। सॉलिड में क्या होता है भाई, अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, और उनके बीच में आकर्षण बलों के मध्य मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो क्या लिखोगे, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच न्यूनतम दूरी होती है तथा इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल प्रबल होते हैं तथा ठोस की संरचना सघन
संरचना सघन मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठोस की संरचना सघन होती, ठोस की संरचना क्या होती है भाई, सघन होती है। तो किस तरह से होते हैं ठोस के अवयवीकरण भाई, इस तरह से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल पास पास, इस तरह से क्या होते हैं, एक दो तीन लेयर होती हैं, तो इनमें जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। तो अवयवीकरण बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, इसलिए इनके मध्य क्या होता है, बिल्कुल न्यूनतम दूरी होती है, तथा ठोस के अवयवी कणों के मध्य कोई गति नहीं होती है। ठोस के अवयवी कणों के मध्य कोई गति नहीं होती। तो ठोस अवस्था में क्या होते हैं भाई, अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, तथा इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। और ठोस की संरचना कैसी होती है, इस तरह से सघन होती है, तथा ठोस के अवयवी कणों के मध्य कोई किसी प्रकार की गति नहीं होती। दूसरी अवस्था की बात करते हैं अपन, द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में क्या होता है भाई, अवयवी कण थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं, उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। उनके अवयवी कणों के मध्य क्या पाई जाती है, एक हल्की सी मोशन पाई जाती है, पानी में लहरें उड़ती हैं, वो गति करता है। तो दूसरी अवस्था कौन सी, तो क्या लिखोगे, द्रव अवस्था में अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान, कुछ स्थान पाया जाता है, तथा इनके अवयवी कणों के मध्य गति पाई जाती है। तो द्रव के अवयव कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं भाई, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, आपस में हल्की हल्की क्या करते हैं, गति करते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी होती है भाई आपकी, गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में क्या होता है भाई, अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तथा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या लिखोगे, गैसीय अवस्था में अवयवी कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, तथा अवयवी कणों के मध्य स्वतंत्र रूप से गति पाई जाती है। अवयवी कणों के मध्य क्या पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से गति। तो आप
किस तरह से लिख सकते हो, गैस में इस तरह से क्या होते हैं, बिल्कुल दूर दूर अवयवी कण होते हैं, तो इनके मध्य क्या पाई जाती है, समतल रूप से गति पाई जाती है। तो ये क्या होगी, तीनों अवस्थाएं होगी। ठोस अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था या द्रव अवस्था। अब बात करते हैं किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कौन करते हैं, दो विपरीत विरोधी बल करते हैं, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल और दूसरा होता है आपकी उष्मीय ऊर्जा। आगे क्या करोगे, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था परस्पर दो विपरीत दिशा में कार्यरत बलों के परिणामी प्रभाव पर निर्भर करती है। परस्पर दो विपरीत दिशा में कार्यरत बलों के परिणामी प्रभाव पर निर्भर करती है। तो दो परिणामी बल कौन कौन से हो गए विपरीत, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल और दूसरा होता है उसमें ऊर्जा। तो ये बल निम्न है, ये बल निम्न है। पहला कौन सा है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या, आकर्षण बल। भाई आपका आकर्षण बल, तो क्या हो जाएगा अंतराण्विक बल, वह है बल जो आयनों, परमाणु या अवयवी कणों को एक दूसरे के पास लाने का, एक दूसरे के पास लाने का कार्य करता है या लाने का प्रयास करते हैं। वे बल जो आयनों, परमाणुओं या अवयवी कणों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करते हैं, अंतराण्विक बल कहलाते हैं। अर्थात आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं भाई, आकर्षण बल होते हैं। तो ये बल क्या करते हैं, अवयवी कण चाहे आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास लाने का कार्य करते हैं। और आकर्षण बल ही काम करते हैं एक दूसरे को पास पास लाने का। एक तरीके से ये क्या होते हैं भाई, आकर्षण बल होते हैं। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, उष्मीय ऊर्जा। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है भाई आपका, उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा मतलब क्या है, ये प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या काम करेगी, अवयवी कणों को दूर ले जाने का कार्य करेगी। तो वह ऊर्जा जो अवयवी कणों को तीव्रगामी कर उन्हें दूर दूर ले जाने का प्रयास करती है,
उष्मीय ऊर्जा कहलाती है, अर्थात प्रतिकर्षण बल होती है। तो उसमें ऊर्जा क्या करेगी, वह ऊर्जा जो अवयवी कणों को तीव्रगामी बनाकर क्या करे, उन्हें दूर दूर ले जाने का प्रयास करती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो देखो ऊष्मीय ऊर्जा का मान ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी बराबर क्या होता है, 3/2 kT। T क्या है यहाँ पे, तापमान। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है भाई आपकी, 3/2 kT। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो जैसे आप तापमान बढ़ाते हो तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो इस तरह से तापमान बढ़ाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है भाई आपकी, 3/2 kT। यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, T क्या है, तापमान। तो तापमान जैसे ही बढ़ाओगे ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है भाई आपके, वह ऊर्जा जो अवयवी कणों को क्या करे, तीव्रगामी कर उसको दूर दूर ले जाने का प्रयास करती है, क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा। ये अर्थात आप क्या कह सकते हो, क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षण बल होते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल होते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। 3/2 kT का मतलब यहाँ से थर्मल एनर्जी किसके समानुपाती आ गई, तापमान के। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो उनकी गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये दो फैक्टर है, अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा, जो किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करते हैं। यदि अंतराण्विक बल ज्यादा होंगे तो पदार्थ के अणु क्या आएंगे, पास पास आएंगे। और दूसरी बात, यदि आपके ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अवयवी कण क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण ये दोनों फैक्टर कैसे करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। जब अंतराण्विक बल, जब बल ज्यादा होते हैं तो क्या किस अवस्था का निर्माण होता है, और जब ऊष्मीय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है तो किस अवस्था का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ये दोनों फैक्टर किस तरीके से आपकी पदार्थ की अवस्थाओं का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो निम्न ताप पर क्या होता है भाई, निम्न ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान निम्न होता है तथा अंतराण्विक बलों का मान अधिक होने के कारण अंतराण्विक बल प्रभावी होते हैं, जिससे अवयवी कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ठोस अवस्था का निर्माण हो जाता है, और ठोस अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात ठोस अवस्था कब प्राप्त होती है आपको, जब ऊष्मीय तापमान का मान निम्न हो। तभी पर ने पढ़ा थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल किसके थी, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब तापमान कम होगा तो उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, निम्न होगा। और अंतराणिक बलों का मान क्या होगा, अंतराणिक बलों का मान अधिक होने के कारण अंतराणिक बल क्या होते हैं भाई, प्रभावी हो जाते हैं, जिससे अवयवी कण क्या आएंगे, पास पास आएंगे। और अवयवी कण पास पास आने के कारण किस अवस्था का निर्माण हो जाएगा, आपके ठोस अवस्था का निर्माण हो जाएगा। दूसरी बात करें, यदि ताप में वृद्धि की जाती है, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण, उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण अवयवी कणों की, अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा, अवयवी उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगा भाई, अवयवी कण क्या जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। अवयवी कण कहते हैं उसमें ऊर्जा में वृद्धि के कारण अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, जिससे क्या प्राप्त होती है भाई, आपकी द्रव अवस्था प्राप्त होती है। देखो जैसे आपने तापमान बढ़ाया तो उसमें ऊर्जा का मान बढ़ा, वो उसमें ऊर्जा का मान बढ़ा तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, अवयवी कण है, उनके काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ गया। और गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो अवयवी कण क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या प्राप्त हो जाती है भाई, आपका द्रव अवस्था प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात, यदि आपने तापमान का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अवयवी कण क्या हो जाएंगे, उसमें ऊर्जा प्रभावी हो जाएगी और अवयवी कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, अर्थात स्वतंत्र हो जाएंगे। तो कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आपको गैस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो यदि तापमान का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो तापमान के मान में अधिक वृद्धि होने के कारण उष्मीय ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिससे अवयवी कण, उसमें ऊर्जा प्रभावी हो जाती है जिससे अवयवी कण स्वतंत्र हो जाते हैं और बहुत दूर दूर चले जाते हैं, जिससे गैस अवस्था का निर्माण होता है। तो जब तापमान का मान बहुत ज्यादा कर दिया आपने तो उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। अंतराणिक बलों पर तापमान बहुत ज्यादा, उसमें ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कण क्या करेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, फील्डली मोशन करेंगे, और फील्डली मोशन करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो किस अवस्था का निर्माण हो जाएगा भाई, आपके गैस अवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये कौन होंगे भाई, आपके गैस, ठोस, अवयवी कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। इस तरह से पदार्थ की कौन सी अवस्था का निर्माण हो जाएगा भाई, आपकी सॉलिड। गैस में क्या होगा भाई,
अवयवी कणों के बीच में थोड़ी सी क्या होगी, जगह होगी। तो इस तरह से अवयवी कण अरेंज हों तो वो किसका निर्माण करेंगे भाई, आपकी द्रवावस्था का। ये क्या हो जाएगी आपकी लिक्विड। और यदि अवयवी कण क्या हो, बिल्कुल दूर दूर हों, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, गैसीय अवस्था हो जाएगी। तो देखो एक एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के लिए जल की बात करता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जल क्या होता है, नीचे जल बर्फ के रूप में अर्थात ठोस के रूप में। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या रहता है, जल द्रवावस्था में रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल किसमें रहता है, वाष्प में। तो ये कौन सी अवस्था है भाई, आपकी गैस अवस्था है। तो देखो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव और गैस, जल वाष्प भाप। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के रूप में रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसके रूप में रहता है, द्रव अवस्था के रूप में रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसके रूप में रहता है, जल वाष्प के रूप में। तो देखो दोनों फैक्टर में यदि निम्न ताप पर उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, निम्न होता है, जिससे अंतराण्विक बलों का मान अधिक होने के कारण क्या हो जाएंगे, अंतराण्विक बल प्रभावी हो जाएंगे, जिससे अवयवी कण क्या आएंगे, पास पास आएंगे और एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो ठोस अवस्था का निर्माण हो जाएगा। यदि आप ताप में वृद्धि करते हो तो उसमें ऊर्जा बढ़ने के कारण अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अवयवी कण क्या करेंगे भाई, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, द्रव अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं अपन, तापमान के मान में और अधिक वृद्धि करने के कारण उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाती है, और जिससे अवयवी कण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और अवयवी कण स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपको किसका मान, कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है, आपको गैसीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आप ठोस, द्रव और गैस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो दोनों फैक्टर के द्वारा। अब मेनली अपन पढ़ेंगे ठोसों के बारे में। तो अब पढ़ते हैं अपन ठोसों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखो अब बात करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षणों की या अभिलक्षणों की। भाई ठोसों के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनको देख के आप बता सकते हो कि ये ठोस है, ये द्रव है। सबसे पहली बात, ठोसों का आकार और आकृति या ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। वो उस पात्र के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करते, जिसके ऊपर क्या रखते हो आप उसको रखते हो। दूसरा, ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, संपीड़ीय होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब ठोसों को पीट करके आप उनके तार बना सकते हो। संपीड़ीय मतलब जब ठोसों को पीटते हो तो क्या होती है, आवाज होती है। तो ठोस क्या होते हैं भाई, तन्य होते हैं, संपीड़ीय होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास रखे हो, पास पास होते हैं। इनके मध्य अंतराण्विक दूरियां क्या होती है, कम होती है। तो इनके मध्य जो अंतराण्विक बल होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। तो ठोस इनके मध्य दूरी कम होने के कारण ये अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठोसों का घनत्व द्रव व गैसों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। और ठोसों की विस्कासिता या श्यानता गैसों या द्रव की तुलना में क्या होती है, कम होती है। सिंपली जो आपने पहले 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा वही क्या हो गए, सारे के सारे हो गए। तो पहले लक्षण की बात करते हैं, ठोसों का द्रव्यमान, आकार, आकृति, ज्यामिति क्या होती है भाई, निश्चित होती है। उस पात्र की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करती जिसके अंदर आप इसको रखते हो। दूसरी बात, ठोसों में अंतराण्विक
दूरियां कम होती है। अंतराणविक दूरियां मतलब इनके अवयवी कणों के मध्य क्या होती है, दूरियां कम होते हैं। अतः इनमें अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। तो दूरियां कम होंगी तो इनके मध्य लगने वाले बल भी क्या होंगे भाई, प्रबल होंगे। तीसरी बात, ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं भाई, उनकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। और ये कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते रहते। माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं भाई, ठोस पदार्थ कठोर तथा असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं भाई, कठोर और क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों का घनत्व ठोसों का घनत्व ठोसों का घनत्व द्रव्य गैसों की तुलना में अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्य गैसों की तुलना में अधिक। लेकिन ठोसों में श्यानता या विस्कासिता का गुण द्रवों व गैसों से कम होता है। तो ये क्या होते हैं भाई, ठोसों की सामान्य लक्षण थे। अब देखो असंपीड्य मतलब तन्य होते हैं, ठोस क्या होते हैं, तन्य होते हैं। क्या होता है, मतलब उनको पीट के आप धातु के लंबे तार बना सकते हो। तन असंपीड्य वो आवाज करते हैं मारने पर। ये क्या होते हैं, ठोसों के जो धातु के गुणधर्म होते हैं, मैली धातु में क्या होती है, सॉलिड होती है। तो देखो ठोसों के गुणधर्म, उनका आकार आकृति ज्यामिति क्या रहती है भाई, निश्चित रहती है। दूसरा, ठोसों में अंतराणिक दूरियां क्या होती हैं, कम होती हैं। अतः इनमें अंतराणिक बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है और ये कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं भाई, कठोर होते हैं तथा असंपीड्य होते हैं। ठोसों का घनत्व द्रव्य गैसों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन ठोसों में सहायता या विस्कासिता क्या होती है, द्रवों या गैसों की तुलना में कम होती है।
देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके ठोसों के प्रकार आगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। अब क्रिस्टलीय ठोसों के मैं आपको अलग अलग पॉइंट बना के क्या करूंगा, लिखूंगा। क्रिस्टलीय ठोसों में कैसे, उनकी आकार ज्यामिति कैसी होती है, तो एक बार सुन लो। वे ठोस जिनकी आकार और ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उनके गलनांक क्या होते हैं, उनको किस तरह से कहते हैं, दैशिकता क्या होती है, उनकी गलनउष्मा क्या होती है, ये अपन अलग अलग पॉइंट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के, किसके, आकार अथवा ज्यामिति की। इनमें अलग अलग पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आकार अथवा ज्यामिति, आकार अथवा ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोसों के आकार और ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका आकार अथवा ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोसों की, क्रिस्टलीय ठोसों की आकार अथवा ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की आकार तथा ज्यामिति क्या होती है भाई, आपकी निश्चित होती है। दूसरी बात करते हैं अपन अवयवी कणों की व्यवस्था की। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, अर्थात उन अवयवी कणों की व्यवस्था को जोड़कर आप एक दीर्घपरासी अवयवी क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घपरासी ज्यामिति होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में, ठोसों में अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में, अवयवी कणों की व्यवस्था किसमें होती है भाई, निश्चित क्रम में, अर्थात ये किस प्रकार के होते हैं, दीर्घपरासी ज्यामिति के होते हैं, अर्थात ये दीर्घपरासी ज्यामिति के होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, दीर्घपरासी ज्यामिति के, अर्थात इनको आपस में जोड़ जोड़कर एक बड़े क्रिस्टल का क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोसों का तीसरा गुणधर्म मान लो, तीसरा पॉइंट गलनांक की बात करते हैं। तो इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है भाई, निश्चित होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये 3 पॉइंट लिखो, आगे वाले पॉइंट लिखेंगे। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, वे ठोस जिनकी आकृति ज्यामिति आकार क्या होता है, निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अपन अलग अलग पॉइंट बना के इनके गुणधर्म लिख रहे हैं। पहले बात करते हैं आकार अथवा ज्यामिति की। तो इनकी आकार और ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था भी क्या होती है, निश्चित होती है। गलनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब दैशिकता की बात करते हैं। देखो दैशिकता से मतलब मैं आपको अलग से समदैशिकता और विषमदैशिकता पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दैशिकता से मतलब यदि आप किसी वेव्स को या किरण को इनके सॉल्यूशन से पारित करते हो, तो दोनों तरफ यदि अवयवी कणों की समान व्यवस्था आती है तो वो तो क्या होता है, समदैशिक। और यदि असमान व्यवस्था आती है, अलग अलग प्रकार के अवयवी कण आते हैं, तो वो क्या होते हैं, विषमदैशिक। अपन डिटेल से पढ़ेंगे विषमदैशिक, समदैशिक, थोड़ा सा अगले लेक्चर में आएगा वो। तो दैशिकता कैसी होती है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी दैशिकता क्या होती है, विषमदैशिक। अर्थात जब इन ठोस के
सॉल्यूशन में से आप किसी एक्स रेज को निकालते हो, एक्स किरणों को पारित करते हो, तो क्या होती है, दोनों तरफ अभिविकरणों की व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग प्राप्त होती है। क्योंकि क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें अभिविकरण क्या होते हैं, नियमित या निश्चित क्रम में होते हैं। ये अपन जब विषमदैशिकता समदैशिकता पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा इतना ध्यान रख लो कि ये कौन सी प्रकृति के होते हैं भाई, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो 4 गुण हो गए, नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे अभी, इनको नोट करो पहले। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों में प्रकृति। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो इनका गलनांक निश्चित होने के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, इनका शीतलन वक्र। देखो शीतलन वक्र क्या होता है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में क्या खींचा जाता है, वक्र खींचा जाता है, जो कैसा प्राप्त होता है। तो इनका शीतलन वक्र क्या होता है भाई, असतत होता है। तो निश्चित गलनांक के कारण, शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है भाई आपका, असतत। देखो शीतलन वक्र कैसे बनाते हैं, इधर क्या होगा भाई, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे क्या है आपका समय। तो देखो कोई भी ठोस होगा, जब उसको गर्म करते हो आप, तो पहले वो द्रव अवस्था में आता है, द्रव से क्या आता है, गैस अवस्था में आता है। तो उसने कितनी स्टेप की, 3 स्टेप। तो मान लो कोई ठोस ए है, उसको गर्म करोगे तो वो क्या आएगा, ए, बी और सी। ये क्या है, ठोस। ये कौन सी अवस्था होगी, द्रव, और ये क्या होगी, गैस। तो इस तरह से इसका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है भाई आपको, ऐसा तक प्राप्त हो रहा है। पहले वो किससे आएगा, ठोस से द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में आएगा। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र क्या होता है, ऐसा तक होता है। शीतलन वक्र क्या होता है भाई, तापमान और समय के बीच में क्या खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। अब बात करते हैं अपन इनके विदलन की। विदलन मतलब इनको काटना, विदलन। तो यदि आप तेज धार वाले औजार से इनको काटते हो तो स्पष्ट क्या होता है, विदलन होता है। तेज धार वाले औजार से काटने पर स्पष्ट विदलन होता है। स्पष्ट विदलन, आपको स्पष्ट क्या हो जाएगा कि विदलन, स्पष्ट विदलन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट, गलन उष्मा। गलन उष्मा क्या होती है भाई, जिस तरह से गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, तो गलन उष्मा भी क्या होती है, इनकी निश्चित होती है। तो ये क्या थे, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। उदाहरण क्या होगा भाई आपका, NaCl, ACl, Na2SO4, ZnS, K2CO3,
FeAuCu क्वार्टर्स, ध्यान रखना इसका, एक्सेट्रा। क्वार्टर्स भी क्या होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इनका ध्यान रखना, सभी धातुएं, ये क्वार्टर्स का ध्यान रखना। कांच और क्वार्टर्स में पूछ लेते हैं, कांच कैसा होता है क्रिस्टलीय, क्वार्टर्स कैसा होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो देखो ये तो हो गए, इसमें अभिविकर्ण एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरह से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, इसके अभिविकर्ण व्यवस्थित होते हैं। ये क्या हो गए भाई, इनके अभिविकर्ण। ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकृति। क्या होते हैं ये, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक निश्चित होता है। नेक्स्ट है शीतलन वक्र। जब इनके तापमान और समय के बीच में ग्राफ खींचते हो तो शीतलन वक्र कैसा आता है भाई, आपका असतत प्राप्त होता है। क्योंकि पहले ठोस को गर्म करोगे तो वो किस अवस्था में आएगा, आपके द्रव अवस्था में आएगा, द्रव से किस में जाएगा, वो गैस अवस्था में। तो इस तरह से आपको वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है, असतत प्राप्त हो रहा है। विदलन, तेज धार वाले औजार से काटोगे तो स्पष्ट विदलन, अर्थात जब काटोगे तो स्पष्ट परतों का निर्माण हो जाएगा। गलन उष्मा भी क्या होती है, इनकी उच्च होती है। उदाहरण क्या हो गए भाई आपके, NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4, ZnS, K2CO3, FeAuCu और क्वार्टर। इनके अभिविकरणों की व्यवस्था इस तरह से क्या होती है, बिल्कुल एक निश्चित क्रम में होते हैं और इस व्यवस्था को आप लगातार जोड़ करके क्या बना सकते हो, एक बड़ा क्रिस्टल बना सकते हो। तो अपन ने ये क्या पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। सबसे पहले पढ़ा था आकार और ज्यामिति कैसी होती है भाई, इनकी निश्चित होती है। कणों की व्यवस्था कैसी होती है भाई, नियमित व्यवस्था होती है, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। अर्थात इनको जोड़ जोड़ करके क्या बना सकते हो आप, एक लंबा क्रिस्टल बना सकते हो। गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। दैसिकता क्या होती है भाई, विषम दैसिक। ये दैसिकता मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखो। विषम दैसिक, विषम दैसिक क्या होता है, जब इनके विलयन में से क्या निकाला जाता है, इन ठोसों के अवयवी कणों में से क्या पारित की जाती है, एक्स किरण, या तो क्या हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुणधर्म प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से ये कैसे होते हैं, विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। दैसिकता के बाद में अपन ने पढ़ा प्रकृति। निश्चित गलनांक के कारण ये किस प्रकृति के होते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। आगे बढ़ा शीतलन वक्र। तो इनका शीतलन वक्र क्या होता है भाई, असतत होता है। पहले ठोस से द्रव में जाएंगे, द्रव से गैस में। विदलन कैसा होता है, स्पष्ट विदलन होता है। और गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित। और नीचे क्या पढ़े आपने, उदाहरण। क्वार्टर्स का ध्यान रखना, कांच और क्वार्टर्स की क्या करवाते हैं, तुलना करवाते हैं। इस तरह से आपके क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गए, कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोसों में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं इनके आकार अथवा ज्यामिति के बारे में। तो इनका आकार और ज्यामिति क्या नहीं होती भाई, निश्चित नहीं होती। तो आकार अथवा ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अर्थात वे ठोस जिनका आकार तथा आकृति ज्यामिति निश्चित नहीं होती क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात करते हैं इनके अवयवी कणों की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो अवयवी कणों की व्यवस्था भी क्या नहीं होती भाई, अनियमित और अनिश्चित होती है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, लघुपरासी कहते हैं।
इनके अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित व अनिश्चित होती है, अनियमित व अनिश्चित होती है, अर्थात लघुपरासी ज्यामिति रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? लघुपरासी ज्यामिति रखते हैं। तो अवयवकोणों की व्यवस्था कैसी होती है भाई? अनियमित और अनिश्चित। इसके आगे ये क्या कहलाते हैं? लघुपरासी ज्यामिति रखते हैं। तीसरी बात करते हैं गलनांक की। तो गलनांक भी क्या रहता है भाई? इनका अनिश्चित रहता है। तो क्या होता है? गर्म करने पर पहले नरम होते हैं, उसके बाद में ये क्या होते हैं? पिघलते हैं। तो ये क्या होता है? क्या रखते हैं इनका? अनिश्चित गलनांक। क्या होता है भाई इनका? अनिश्चित गलनांक। गर्म करने पर पहले नरम होते हैं, फिर पिघलते हैं। गर्म करने पर पहले क्या होंगे भाई? नरम होते हैं और फिर क्या होते हैं? पिघलते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। गर्म करने पर पहले क्या होंगे? नरम होंगे, फिर क्या होंगे? ये पिघलेंगे। अरे आप देखते हो कि काफी लंबे समय के बाद में खिड़कियों के कांच की मोटाई क्या हो जाती है? नीचे से बढ़ जाती है। ये सब अपन ट्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो गलनांक क्या होता है इनका? अनिश्चित होता है। फोर्थ पॉइंट, आप इनकी दैशिकता कि ये कैसे होते हैं भाई? ये समदैशिक प्रकृति के, ये क्या होते हैं भाई? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात किस क्रिस्टल के किधर से भी आप एक्स किरणों को पारित करो, सभी तरफ भौतिक गुणधर्म क्या आएंगे? समान प्राप्त होंगे। अपन जब समदैशिकता पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे। दैशिकता कैसी होगी भाई इनकी? समदैशिक। अगला पॉइंट है प्रकृति। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण ये क्या नहीं होते भाई? वास्तविक ठोस नहीं होते। कैसे ठोस होते हैं भाई? अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं। तो निश्चित, अनिश्चित, गलनांक के कारण ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। ऐसे कहलाते हैं भाई? आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका शीतलन वक्र। तो गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है भाई? सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है शीतलन वक्र? सतत। जबकि आप देख रहे थे इसका क्रिस्टलीय ठोसों को कैसा प्राप्त हो रहा था? ऐसा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विदलन। तो विदलन क्या होता है इनका? अस्पष्ट होता है। उसकी तरह क्या नहीं होता? स्पष्ट नहीं होता। अंतिम पॉइंट है गलन उष्मा। गलन उष्मा, तो देखो गलन उष्मा भी क्या होती है? निश्चित। जब गलनांक निश्चित नहीं है तो गलन उष्मा भी क्या होगी? निश्चित नहीं होती है।
तो ये सभी गुणधर्म किसके हो गए भाई, एक क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म हो गए। पहला, आकार अथवा ज्यामिति क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती। अभिविकर्णों की व्यवस्था भी क्या होती है, अनियमित अनिश्चित होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, लघुपरासी ज्यामिति रखते हैं। गलनांक कैसा होता है, अनिश्चित, पहले गर्म करोगे तो ये नरम होंगे, फिर क्या होते हैं, पिघलते हैं। दैशिकता कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति कैसे होती है, अनिश्चित गलनांक के कारण ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। शीतलन वक्र कैसा होता है, गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है भाई, आपको सतत प्राप्त होता है। विदलन अर्थात इनको तेज धार वाले औजार से काटते हो तो स्पष्ट प्रत्यय प्राप्त नहीं होती, और ये आपका क्या होता है, गलन उष्मा क्या नहीं होती आपकी, निश्चित नहीं होती। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होता है, क्योंकि इन ठोसों में क्या होता है, पहले ये क्या होते हैं, नरम होते हैं, फिर डायरेक्ट बहने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या प्राप्त होता है, इनका सतत क्या प्राप्त होता है, शीतलन वक्र प्राप्त होता है। इनके अवयवीकरणों की व्यवस्था क्या रहती है, अनियमित, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, कोई व्यवस्था नहीं होती, किसी भी तरीके से अवयवीकरण व्यवस्थित हो सकते हैं। उदाहरण देखो, कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन। कांच को ध्यान रखना, कांच और क्वार्टज में तुलना करवा लेते हैं। क्वार्टज क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और कांच क्या होता है, एक्रिस्टलीय ठोस। इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन और इनके मध्य जो अंतर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।